हेलो बच्चों, आई एम सम्यक योर टीचर। आज हम पढ़ने वाले हैं मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। ये आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है कि भैया जब हम बिजनेस करते हैं तो हमारे दिमाग में कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, कुछ गोल्स होते हैं, कुछ मोटिव होता है। बिजनेस क्यों कर रहे हो? प्रॉफिट के लिए सब करते हैं, बट उसके अलावा भी कोई मोटिव होते हैं क्या? डेफिनेटली बहुत सारे मोटिव होते हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव होते हैं जो आपको एज अ बिजनेसमैन करने ही पड़ते हैं। उन सारे ऑब्जेक्टिव्स को तीन ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया है। पहला इकोनॉमिक, दूसरा सोशल और तीसरा ह्यूमन और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। तो इकोनॉमिक जो कि पैसे से कंसर्न रखता है, सोशल जो कि समाज सेवा से समथिंग रिलेटेड है, और समाज सेवा मतलब आप अपने समाज के लिए कितना कर रहे हो, कुछ गलत तो नहीं कर रहे हो, और ह्यूमन और इंडिविजुअल आपके एम्प्लॉय से रिलेटेड है। तो ये तीन ऑब्जेक्टिव्स हैं, एक एक करके इनको डिटेल में समझते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। चलो सबसे पहले हम बात करते हैं इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव की, जो कि है सर्वाइवल, प्रॉफिट और ग्रोथ। क्या कहा? तीन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव होते हैं। क्या कहा? सर्वाइवल, प्रॉफिट और ग्रोथ। इन तीनों को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। नीचे आप बोलोगे सर ये बच्चे क्यों रो रहे हैं, कोई हंस रहा है, क्या है ये? मैं बताता हूं बेटा, बहुत आसान है, समझो मेरा पॉइंट। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव क्या होता है? समथिंग रिलेटेड, उसमें तीन, प्रॉफिट और ग्रोथ। जब एक बच्चा जन्म लेता है, जब एक बच्चा बर्थ होता है एक बच्चे का, तो वो बहुत रोता है। आपको पता होगा, डेफिनेटली नहीं रोता तो लोगों को टेंशन होती है रो क्यों नहीं रहा है, राइट? तो एक बच्चा जब बर्थ लेता है तो वो रोता है, ठीक है? तो वो क्या कर रहा है? क्योंकि जब वो अंदर के एनवायरनमेंट से आता है, बाहर निकलता है, तो एकदम एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है, राइट? तो वो रोता है क्योंकि उसको सब नया दिखता है, तो वो सर्वाइव करने की कोशिश करता है उस नए माहौल में, उस नए एटमॉस्फेयर में, उस नए एनवायरनमेंट में। तो व्हाट ही ट्राइज टू सर्वाइव इन दैट न्यू एटमॉस्फेयर, राइट? तो भैया उसने जब सर्वाइव कर लिया, जब वो थोड़े टाइम में रो रो के नॉर्मल हो जाता है, वहाँ के जो एटमॉस्फेयर है उसको सोक कर लेता है, उससे रूबरू हो जाता है, उसके बाद वो क्या कोशिश करता है कि भाई वो हंसता भी है, नींद में सोते सोते भी हंसता है, मुस्कुराता है, आराम करता है, खाने पीने भी लग जाता है। तो ये क्या हो गया? ये हो गई प्रॉफिट की बात, कि जब वो सर्वाइवल कर लेता है, फिर वो थोड़ा सा नॉर्मल होने की कोशिश करता है, फिर वो खेलता भी है, हंसता भी है, रोता भी है, फिर वो सब करता है, राइट? तो वो नॉर्मल एक्टिविटीज। तो ये हो गया प्रॉफिट। जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है, राइट, जब वो नई नई एक्टिविटीज सीखने लगता है, लोग आके उसको खिलाते हैं, तो वो क्या करता है? ग्रोथ करने की कोशिश करता है। कैसे? कि भाई धीरे धीरे क्रॉल करने की कोशिश करता है, और नई नई फिर धीरे धीरे चलना सीखता है, फिर दौड़ना सीखता है, फिर स्कूल जाना सीखता है, बोलना सीखता है, हंसना सीखता है, लोगों की बातें समझता है। तो ये हो गई ग्रोथ। तो इस बच्चे के एग्जाम्पल से मैं क्या समझाना चाह रहा हूं कि जो एक बिजनेस है वो भी किसी ना किसी का एक बेबी है, बच्चा है। मैं क्या कहना चाहता हूं कि जब कोई बिजनेस शुरू होता है तो पहले वो बहुत उस एनवायरनमेंट को सोक करने की कोशिश करता है, जहां पर भी वो बिजनेस शुरू हो रहा है, जिस सिटी में, जिस स्टेट में, जिस कंट्री में, उस एनवायरनमेंट को समझता है, वहां सर्वाइव करने की कोशिश करता है। फिर वो जैसे ही सर्वाइव कर लेता है, नॉर्मल हो जाता है, कॉम्पिटिटर्स को समझ लेता है, फिर वो क्या करता है? वो प्रॉफिट कमाने की बाद में सोचता है। जियो का एग्जांपल आप लोग अगर लेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। 1 साल 1.5 साल तक फ्री सर्विस सिर्फ सर्वाइव करने की कोशिश, क्योंकि मार्केट में उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में, टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री में एंट्री बहुत डिफिकल्ट थी, राइट? क्योंकि बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट भी था, कॉम्पिटिटर्स भी कुछ गिने चुने ही प्लेयर थे जिनको कंपीट करना था। तो जियो ने 1.5 साल तक सबको फ्री सर्विस दी और सर्वाइव किया। प्रॉफिट का नहीं सोचा, कुछ प्रॉफिट नहीं कमाया। 1.5 साल के बाद उसने क्या किया? प्रॉफिट कमाना स्टार्ट किया। उसने अपने जो सर्विस था उनको मोनेटाइज किया, राइट? दैट इज प्रॉफिट। ग्रोथ में क्या किया? फिर भाई उसने अपना OTT प्लेटफॉर्म भी निकाल दिया, जियो मूवीज भी निकाल दिया, जियो टीवी भी निकाल दिया, जियो फाइबर भी आ रहा है, ब्रॉडबैंड भी आ रहा है, सब चीजें आ रही हैं। दैट इज ग्रोथ। तो कहने का मतलब क्या है? 3 इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव होते हैं किसी भी बिजनेस के, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। अब फटाक से एक बार इसकी डेफिनेशन वगैरह, क्योंकि यार समझ में तो आ गया, आप लिखोगे क्या? इसमें बहुत जो हमने समझा है बस वही लिखा है, बस को फटाक से रीड कर लेते हैं। सर्वाइवल: द बेसिक पर्पस ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज टू सर्वाइव एंड एग्जिस्ट इन द कॉम्पिटिशन मार्केट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, एंड इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन इट इज एबल टू कवर इट्स कॉस्ट एंड अर्न प्रॉफिट। क्या कहने का मतलब है? कॉस्ट मतलब जो इन्वेस्टमेंट वो लगा चुका है, जब वो कवर करेगा, प्रॉफिट कमाएगा, तभी वो सर्वाइव कर सकता है। दिस इज कॉल्ड सर्वाइवल।
कि कॉम्पिटिटिव मार्केट में वो सर्वाइव करे लंबे टाइम के लिए, ठीक है। अभी देखो जैसे मैंने जियो का एग्जांपल दिया, तो क्या हुआ, आइडिया और वोडाफोन मर्ज हो गए। डोकोमो भी आया था एक टाइम पे, वो भी बंद हो गया। डोकोमो का तो कुछ अता पता नहीं है। रिलायंस आया था, रिलायंस बंद हो गया। वीडियोकॉन की भी सिम्स आती थी, वो भी बंद हो गई। तो वो सर्वाइव ही नहीं कर पाया मार्केट में, राइट। फिर क्या कह रहे हैं, सेकंड है प्रॉफिट। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज अर्निंग एडिक्वेट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट इज एसेंशियल फॉर सर्वाइवल, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस। प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड गिवन टू बिजनेसमैन फॉर बियरिंग रिस्क। सिंपल सा समझ लो, हमारे शरीर में जैसे खून दौड़ता है वैसे बिजनेस में दौड़ता है प्रॉफिट। इतना इंपॉर्टेंट है प्रॉफिट किसी भी बिजनेस के लिए, क्योंकि आप 4 साल 5 साल मेहनत कर लो और प्रॉफिट ही नहीं आ रहा है तो क्या होगा। आजकल कुछ कंपनीज अलग ही मॉडल पे रन कर रही है। फॉर एग्जांपल फ्लिपकार्ट की मैं बात करूं, स्नैपडील की, ये इन्वेस्टमेंट ले लेके लोगों को फ्री में डिस्काउंट दे रही हैं। अभी तक उनका प्रॉफिट नहीं आ रहा है बट रिस्क कम हो रहा है। वो अपने फ्यूचर के लिए वो अभी भी सर्वाइवल स्टेज में ही है। अब वो उसके बाद प्रॉफिट के स्टेज में आएंगी, राइट। तो कहने का मतलब क्या है, प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड गिवन टू बिजनेसमैन फॉर बियरिंग रिस्क। थर्ड, ग्रोथ। Business organization must grow and expand their activities. The success of any organization is measured by the growth rate, and growth is measured in terms of sales, number of branches, number of products, number of employees, etc. कि भाई ग्रोथ किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जब देखी जाती है तो उसमें कितनी चीजें देखी जाती है। सबसे पहले उसका प्रॉफिट बढ़ रहा है कि नहीं, उसकी सेल्स बढ़ रही है कि नहीं, कि भाई पहले 10 आदमी को कैटर करता था, फिर 50, फिर 100। जैसे हम अगर जियो की बात करते हैं तो उसके सब्सक्राइबर्स की बात करते हैं, अभी पता नहीं कितने मिलियन सब्सक्राइबर्स हो गए उसके, राइट। तो कहने का मतलब क्या है कि सबसे पहले हम उसके सेल्स देखते हैं, सेल्स के बाद नंबर ऑफ ब्रांचेस कितनी वो खोल रहा है, कि पहले मुंबई में था, फिर दिल्ली में आया, फिर एमपी, सीजी, पूरा इंडिया धीरे धीरे कवर कर लिया। तो ब्रांचेस कितनी है, एम्प्लॉइज कितने हैं, राइट। जैसे टाटा जैसी जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो 3-3 लाख तक एम्प्लॉइज भी अपने उनके हायर कर रखा है, राइट। तो इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं ये, तो इनमें जो लेबर्स होते हैं वो कितने लेबर काम कर रहे हैं, इतनी नई फैक्ट्रीज ओपन करी, तो दिस इज कॉल्ड ग्रोथ। तो 3 इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव हमने यहां पर पढ़े, सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है सर सोशल ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। सोशल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं बच्चों 5, राइट। सप्लाई ऑफ डिजायर्ड क्वालिटी ऑफ गुड्स, अवॉइडिंग अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, कम्युनिटी सर्विस और अवॉइडेंस ऑफ पॉल्यूशन। एक एक करके हम लोग इस पॉइंट को समझते हैं। सबसे पहला है हमारा सप्लाई ऑफ डिजायर्ड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स। इसको रीड कर लेते हैं। इतना सारा कंटेंट मैं आपको स्क्रीन पे इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि अल्टीमेटली मैं आपको समझा तो दूंगा बट एग्जाम में उसको लिखना कैसे है, जब इतना सारा कंटेंट दूंगा तो जाके इतना सा लिख पाओगे और इतने मार्क्स आएंगे, राइट। तो कोशिश करेंगे कि हमें पूरे मार्क्स आए, तो ज्यादा से ज्यादा कंटेंट आपको स्क्रीन पे इसलिए मैं दिखाता हूं। सप्लाई ऑफ डिजायर्ड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स। Customers prefer to buy the products only when they are of satisfactory quality and are available at a reasonable price. Today's customer is quality conscious customer and he expects value for money. To survive in the market for a long run and to maintain the goodwill, the businessman must supply products with the right quality at right price. कहने का मतलब क्या है कि भाई सिर्फ क्वालिटी नहीं चाहिए, सिर्फ प्राइस नहीं चाहिए। क्वालिटी एप्पल भी देता है पर प्राइस बहुत हाई है। उसके अलावा भाई चाइना के जो पहले चाइना बहुत बदनाम था, चाइना के जो मोबाइल्स आते थे बहुत चीप क्वालिटी के आते थे, तो चाइना उस मामले में बदनाम, तो सस्ता है पर क्वालिटी नहीं है। आज की दुनिया, आज की जो पब्लिक है वो बहुत पढ़ी लिखी हो गई है, राइट। मोबाइल में उसके पास सारी दुनिया का ज्ञान आ जाता है। तो कहने का मतलब कि आप उसको पागल तो बिल्कुल नहीं बना सकते, आपको उसको क्वालिटी भी देनी पड़ेगी और बेस्ट रेट्स में देनी पड़ेगी, बेस्ट वैल्यू फॉर मनी। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, देखो आप की स्क्रीन पे सबसे अच्छा एग्जांपल क्वालिटी प्लस वैल्यू ऑफ मनी का। इसके अलावा बहुत सारी कंपनी है, वन प्लस है, ओप्पो, वीवो भी आ रही है मार्केट में, काफ़ी अच्छा उन लोग का चल रहा है। रियलमी अभी नया नया लॉन्च कर रहा है। अभी आपको अगर न्यूज़ ना पता पड़ी तो मैं बताता हूँ, माइक्रोमैक्स भी फिर से, इंडिया की जो कंपनी थी माइक्रोमैक्स, वो फिर से एक नया ब्रांड के साथ लॉन्च करने वाला है। तो सबसे अच्छी अगर एग्जाम्पल आपको देना है, क्योंकि इसमें टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट चेंज होती है, राइट। और प्राइस के साथ क्वालिटी अगर कोई कंपनी दे रही है तो वो है Xiaomi। एंड आई पर्सनली रिकमेंड कि Xiaomi के फोन मैंने भी यूज किए डेफिनेटली, तो काफी अच्छे फोन्स हैं। मैं यहाँ पर एंडोज नहीं कर रहा हूँ बट मैं सिर्फ एग्जांपल देना चाह रहा हूँ, क्वालिटी विथ प्राइस, राइट। इसके बाद सेकेंड पॉइंट क्या है भाई, अवॉइडेंस ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। क्या कहने का मतलब है कि भाई बहुत सारे अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस होते हैं कि भाई आप सही से धंधा नहीं कर रहे हो, सही धंधा ही सही से नहीं कर रहे हो। फॉर एग्जांपल आप चला तो बेच तो सब्जी भाजी रहे हो पर उसको गलत तरीके से कर रहे हो, आप कोई ड्रग्स या फिर कोई इलीगल प्रोडक्ट्स नहीं बेच रहे हो, करेक्ट। सही चीज को गलत तरीके से बेचना, दैट इज अवॉइडेंस ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। क्या क्या है एक बार उसको रीड कर लेते हैं।
Anti-social or unfair trade practices include black marketing, adulteration, hoarding, overcharging, etc. The punishment for this can be in the form of fine or imprisonment or both. The businessman must have social objective to avoid these practices for earning profit. क्या कहना चाह रहे हैं, बहुत सारी तरीके की अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस होती है. फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्या दिया कि ब्लैक मार्केटिंग करते हैं लोग, अडल्ट्रेशन करते हैं, मतलब खाने में कुछ गलत चीज़ें मिला दी, मतलब सब्जी आपको अगर पता हो सब्जियों में इंजेक्शन लगा के सब्जी ग्रो कर देते हैं, कभी कभी ऑर्गेनिक नहीं रहती हैं आजकल सब्जियां काफ़ी जगह. उसके बाद होर्डिंग का मतलब क्या होता है कि भाई बहुत सारा स्टॉक हमने जोड़ के रख लिया. अभी एक एग्जांपल हम आगे पढ़ेंगे तो वो होर्डिंग का एग्जांपल रहेगा. अनियन का एग्जांपल मैं दूंगा, उसको अभी स्किप करते. ओवर चार्जिंग मतलब कि एमआरपी से ज़्यादा आप चार्ज कर रहे हो भाई, क्योंकि आप लोगों को पता है कि आपके अलावा वो चीज़ कहीं और नहीं मिलेगी, तो आप उसका फायदा उठा रहे हो. ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो गलत तरीके से कंपटीशन किल करने की कोशिश कर रहे हो. बहुत सारे ऐसे अगर आप चीज़ें कर रहे हो तो दैट इज अगेंस्ट योर सोशल ऑब्जेक्टिव. क्या है अवॉइडेंस ट्रेड प्रैक्टिसेस. आपको कभी कभी देखा होगा एकदम से अनियन के प्राइस एकदम सर्ज हो जाते हैं. कभी कभी भाई 150 रुपये किलो तक भी अनियन पहुंच जाते हैं और कभी 20 रुपये किलो में मिल जाता है. ऐसा क्यों होता है? तो जब चेक किया जाता है वेयर हाउसेज में, गोडाउन्स में, तो पता चलता है लोगों ने इतनी बड़ी क्वांटिटी में अनियंस को स्टोर कर रखा है, तो जिससे क्या हो गया, मार्केट में डिमांड तो बढ़ रही है, डिमांड तो बढ़ी पर सप्लाई नहीं है, तो क्या हो गया, अल्टीमेटली रेट बढ़ जाता है. क्योंकि भाई प्रोडक्ट है वो 100 किलो है और मार्केट में डिमांड 500 किलो की है, तो भाई वो जब लोग कम खरीदेंगे और वो जब महंगा बिक रहा है तो कम ही लोग खरीद पाएंगे, राइट. तो जैसे ही रेट बढ़े वो लोग मार्केट में ये प्रोडक्ट को रिलीज कर देते हैं. ऐसे काफ़ी छापे पड़े हैं भाई गोडाउन पे, पुलिस ने काफी छापे मारे हैं. तो ये क्या होता है, ये होती है होर्डिंग, कि आपने बहुत सारा सामान भर के रख लिया और रेट बढ़ाया, डिमांड मार्केट में गलत तरीके से क्रिएट करी और उसको आपने बेचना चालू किया, राइट. तीसरा सोशल ऑब्जेक्टिव एम्प्लॉयमेंट जनरेशन. भाई गवर्नमेंट जो होती है ना वो इतनी सारी स्कीम्स ला रही है, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, आपके लिए ला रही है ताकि जो बिजनेसमैन है वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सके, राइट. ज़्यादा से ज़्यादा एंटरप्रेन्योरशिप को इंडिया में प्रमोट किया जा रहा है ताकि जो भी बिजनेसमैन है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, क्योंकि भाई इंडिया में क्या है, इंडिया में सबसे बड़ी इंडिया की ताकत है इंडिया की यूथ पॉपुलेशन. इंडिया की पॉपुलेशन बहुत अच्छी, बहुत ज़्यादा है और उसमें यूथ काफ़ी ज़्यादा है, राइट. तो यूथ यार बेरोजगार तो घूम नहीं सकते, ताकि वो हमारे इंडिया की जीडीपी में कुछ हिस्सेदारी दिखा सके. जीडीपी क्या होता है, इकोनॉमिक्स में पढ़ोगे बेटा आप लोग. तो क्या कहा कि इंडिया की जीडीपी में वो लोग अपनी हिस्सेदारी बना सके, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करना पड़ेगा. पढ़ लेते हैं फटाक से इसको भी. अनएम्प्लॉयमेंट इज a major problem for every society. The businessman must create employment opportunities and help in overcoming this basic problem of developing countries. While creating employment opportunities, a businessman must give special consideration to handicapped, disabled and poor people. This will improve the public image of कि भाई जैसे सरकार रखती है ना ST SC OBC के लिए जो पहले अलग से एक रिजर्वेशन रखती है. फेवर ऑफ रिजर्वेशन में कहने का कंपनी लोग हैं जो फिजिकली बहुत कैपेबल नहीं है चीज़ों को करने के लिए, कुछ ना कुछ रिजर्वेशन एक छोटा सा रखना चाहिए एज अ पार्ट ऑफ देयर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट. तो कहने का मतलब क्या है कि आपकी एज अ बिजनेस में रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें, राइट. सोशल ऑब्जेक्टिव आपका है कम्युनिटी सर्विस, कि भाई कमा रहे हो, समाज से कमा रहे हो ना, आपके आसपास के लोगों से कमा रहे हो, तो उनको वापस भी तो करो, राइट. कि वापस कैसे करेंगे, अगर आपको पता हो टाटा नगर यानी कि जमशेदपुर जहां पर टाटा का मेन प्लांट है, स्टील प्लांट है, वहां पर उन लोगों ने इतने अच्छे तरीके से वो पूरी सिटी को डेवलप किया है. उनके खुद के हॉस्पिटल्स हैं, उनके खुद के स्कूल्स हैं, वहाँ के रोड उन्होंने काफ़ी अच्छे डेवलप किए. तो कहने का मतलब क्या है, इसके अलावा अगर मैं आईटीसी की बात करूँ, आईटीसी का फुल फॉर्म आपको पता होगा, आईटीसी कंपनी की क्लासमेट्स की नोटबुक्स आती है, क्लासमेट नोटबुक आप सबने सुनी होगी. आईटीसी का फुल फॉर्म है इंडियन टबैको कंपनी. हाँ, इंडियन टबैको. आईटीसी इंडिया की सबसे बड़ी सिगरेट मैन्युफैक्चरर कंपनी है.
तो अब भाई वो अपनी इस छवि को अच्छी बनाने के लिए क्लासमेट की नोटबुक्स लॉन्च करती है। अगर आपने कभी क्लासमेट की नोटबुक के पीछे एडवर्टीजमेंट देखा हो कि वो कुछ ना कुछ पार्ट डोनेट करती है, ऐसी बजाज शांति आंवला है वो अपनी शिक्षा के लिए बच्चों को दान देता है, बहुत सारे ऐड आते हैं, राइट। ये क्या हो रहा है? ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इवन इट इज मैंडेटरी फ्रॉम द गवर्नमेंट कि आपको अपने सेल्स का टर्नओवर का इतना % तो कुछ ना कुछ सोशल काम के लिए लगाना ही चाहिए। अंबानीज भी जो है, मुकेश अंबानी की जो वाइफ है नीता अंबानी, वो भी काफ़ी सोशल चैरिटीज़ करती हैं। टाटा ग्रुप का अगर मैं एग्जांपल दूं, ये देखो एग्जांपल कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में आ गया है टाटा। 1500 करोड़ रुपए कोरोना के लिए दिए थे। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दो, 500 रुपए टाटा ट्रस्ट ने दिए थे और टाटा सन्स ने दिए थे 1000 करोड़ रुपए। दिस इज नॉट अ स्मॉल अमाउंट, बहुत बड़ा अमाउंट है एंड दिस इज द अभी तक की सबसे बड़ी चैरिटी है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनने अपना पैसा, अपने बिजनेस में जो प्रॉफिट आया उसको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज में देना पड़ता है, राइट। नेक्स्ट सोशल ऑब्जेक्टिव इज अवॉइडेंस ऑफ पॉल्यूशन। कि भाई आप जो प्रोडक्शन कर रहे हो वो नेचर को, पहले तो नेचर जो भी नेचुरल चीज़ें हैं, रिसोर्सेज लिमिटेड है। हम लोग पढ़ के आए ना ज्योग्राफी में कि भाई रिसोर्सेज लिमिटेड है, उन रिसोर्सेज से हम लोग अपना प्रोडक्शन करते हैं। कि पहले तो आपने भाई रिसोर्स को यूटिलाइज किया और फिर उसमें से जो गंदगी निकली वो आपने वापस नदी नालों में, आसमान में, सब एयर वाटर जो भी पॉल्यूशन हो सकता था आपने किया। तो यहाँ कहना चाह रहे हैं कि भाई पॉल्यूशन मत करो। पॉल्यूशन से, अभी मैं आगरा की बात करूँ, आगरा में जो गंगा नदी की बात करूँ, कानपुर की बात करूँ, कानपुर में बहुत सारा टेक्सटाइल बिजनेस चलता है और उसका जितना भी टेक्सटाइल में काफ़ी ज़्यादा केमिकल्स यूज़ होते हैं और वो सारा केमिकल जाके नदी में, गंगा नदी में बहा दिया जाता है। तो हालत बहुत बुरी हो जाती है इस तरीके से नदी की। वहाँ के जो नदियों में, रिवर्स में जो भी एनिमल्स रहते हैं, जो भी एम्फीबियंस रहते हैं, वो उनको कितनी प्रॉब्लम आती है, राइट। तो वो उनके लिए भी बहुत हानिकारक है, हमारे एनवायरनमेंट के लिए भी काफ़ी हानिकारक है। तो क्या करना चाहिए भाई? अब निकल रहा है बाय प्रोडक्ट, मान रहे हैं, आप उसको ट्रीट करके डिस्चार्ज करो, राइट। यहाँ क्या लिखा है फटाक से हम पढ़ लेते हैं। Industrialization has led to a major problem of pollution. The businessman must adopt environment-friendly techniques of production and should train the waste material in such a way that these do not pollute the environment. कि भाई पहली चीज़ तो आप प्रोडक्शन की टेक्निक ही ऐसी रखो कि बहुत ज़्यादा वेस्टेज उसमें से ना निकले या हार्मफुल वेस्ट ना निकले, और निकल रहा है तो उसको इस तरीके से डिस्चार्ज करो, उसको पहले ट्रीट कर लो। आपने ईवीएस में, एनवायरनमेंट में आपके जो सब्जेक्ट्स होंगे बचपन में आपने पढ़ा होगा कि जो भी वेस्ट निकलता है उसको हमें ट्रीट करके या फिर उसको ऐसा कर दे कि वो हार्मफुल ना रहे, तो उसके बाद हमें डिस्चार्ज करना चाहिए। बस यहीं पर कह रहे हैं। ये फोटो से आपको समझ में आ रहा हो कि किस तरीके से, ये तो सिर्फ एक फोटो, ऐसे हजारों फोटो आपको मिल जाएंगी, किस तरीके से नदी नालों का, फैक्ट्रीज का जो भी बाय प्रोडक्ट रहता है, जो भी केमिकल हार्मफुल रहता है, वो नदियों में डिस्चार्ज कर दिए जाते हैं। एयर पॉल्यूशन होता है, साउंड पॉल्यूशन होता है, गंदगी कारण, बदबू के कारण आसपास के जो इलाके रहते हैं वो लोग सर्वाइव नहीं कर पाते, रहना मुश्किल हो जाता है, राइट। तो आपको एक और ऑब्जेक्टिव कौन सा हो गया भाई? अवॉइडेंस ऑफ पॉल्यूशन। ये 5 ऑब्जेक्टिव आपको पढ़ने हैं, ठीक है। तो ये हो गई भाई सोशल ऑब्जेक्टिव की बात। अब हम बात करते हैं ह्यूमन और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव की। कितने हैं? 1 2 3 4 5, 5 ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स हैं। बहुत आसान है, यही के हैं, हम उसको समझ लेंगे। गुड वर्किंग कंडीशन, कि भाई सबसे पहली बात, आप अपने एम्प्लॉयज़ को वर्किंग कंडीशन तो अच्छी दो। कि भाई आपने छोटा सा कमरा बना दिया, वहीं केमिकल की भाप निकल रही है, वो मर रहा है, जी रहा है, आपको कोई मतलब ही नहीं, उसकी हेल्थ को कितना हार्म हो रहा है आपको कोई मतलब नहीं है। एटलीस्ट यू शुड प्रोवाइड अ गुड एंड हेल्दी वर्किंग कंडीशन। सेकेंड, कॉम्पिटिटिव सैलरी। कॉम्पिटिटिव सैलरी मतलब फॉर एग्जाम्पल फीमेल है, सेम प्रोफाइल के लिए आप फीमेल को दे रहे हो 15,000 रुपये और सेम प्रोफाइल के लिए दे रहे हो एक मैन को दे रहे हो 20,000 रुपये। इवन अगर वो वुमेन है, फीमेल है, तो उसके लिए भी आप उसको, वो काम उतना ही अच्छा कर रही है, उससे बेहतर कर रही है, पर फिर भी सैलरी कम दे रहे हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कॉम्पिटिटिव सैलरी मतलब उस पर्टिकुलर जॉब के लिए जितनी सैलरी है, फिर वो कोई भी उस जॉब के लिए आए उसको उतनी सैलरी मिलनी चाहिए। ये आपका ह्यूमन और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव है। दूसरा, पर्सनल ग्रोथ, कि भाई सिर्फ कंपनी की ग्रोथ नहीं होनी चाहिए, लोगों की भी पर्सनल ग्रोथ होनी चाहिए। कैसे होगी वो? आप उनको ट्रेनिंग दो, आपको जो काम उनसे करवाना है वो काम कराने के लिए उनको ट्रेनिंग जो देनी चाहिए, उनको जो एडिक्वेट स्किल्स आनी चाहिए वो आप उनको ट्रेन करो, सिखाओ, ताकि उनका पर्सनल ग्रोथ भी हो सके विद कंपनी के गोल्स के साथ, जो अचीवमेंट के साथ, राइट। पीयर रिकॉग्निशन,
भाई कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसको रिकॉग्नाइज करो, उसको प्रमोशन करो। अब होता क्या है कि जो चापलूसी अच्छी करता है उसको तो प्रमोशन मिल जाता है, और जो नहीं कर पाता है, जो अपने काम से काम रखता है, अच्छा काम कर रहा है, जो रिजल्ट भी अच्छे दे रहा है, उसको प्रमोशन नहीं मिलता है। दिस हैज नॉट टू बी द केस। कहने का मतलब कि ऐसा नहीं होना चाहिए भाई कि पेयर रिकॉग्निशन मिलना चाहिए। आप अच्छा काम कर रहे हो तो आपको सबके सामने, आपके जितने भी एम्प्लॉयमेंट के सामने प्रेज मिलना चाहिए, प्रमोशन मिलना चाहिए, और जो भी आप डिजर्व करते हो वो आपको मिलना चाहिए, राइट। चलो बेटा, लास्ट पॉइंट, स्पेशल बेनिफिट्स। क्या कहना चाह रहे हैं कि भाई आपको अपनी कंपनी की तरफ से स्पेशल बेनिफिट भी मिलने चाहिए। आपको एक एग्जांपल देता हूं, मैं नाम भूल रहा हूं, बट मेरठ के एक डायमंड व्यापारी हैं। क्या कहा? मेरठ के एक डायमंड व्यापारी हैं, हर साल दिवाली पे वो अपने एम्प्लॉयज को क्या गिफ्ट करते हैं? शॉक हो जाओगे सुन के। पिछले साल मेरे ख्याल से 700-800 कारें गिफ्ट की थी सब एम्प्लॉयज को। उसके पहले फ्लैट्स गिफ्ट किए थे, उसके पहले मतलब कुछ ना कुछ इतनी महंगी महंगी चीजें अपने एम्प्लॉयज को वो गिफ्ट करते हैं। इससे क्या होता है? रिटेंशन। आप जो अपने एम्प्लॉयज उनको लंबे टाइम तक रिटेन कर पाते हैं, उनसे बॉन्डिंग बना पाते हैं, फिर वो एम्प्लॉय सिर्फ आपके लिए काम नहीं करते, वो खुद के लिए भी आपकी कंपनी में काम करते हैं, क्योंकि उनको वहां खुशी मिलती है काम करने से। आप एक बॉन्डिंग इतनी अच्छी बना लेते हैं। तो कहने का मतलब क्या है? ह्यूमन और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव 5 है। गुड वर्किंग कंडीशन, कॉम्पिटिटिव सैलरी, पर्सनल ग्रोथ, पीयर रिकॉग्निशन, एंड लास्ट इज स्पेशल बेनिफिट्स, राइट। ये हो गई ह्यूमन और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव की बात। गूगल टूर क्या है भाई? ये वर्ल्ड की सबसे अच्छी कंपनी माने जाने वाली कंपनी है गूगल, राइट। वहां के वर्किंग कंडीशंस लाजवाब है। वहां पर काम करने के लिए पूरी दुनिया से सारे लोग तरसते हैं कि मुझे गूगल में जॉब मिल जाए तो मेरी लाइफ सेट है। अगर आपको नहीं पता तो मैं फटाक से 2 मिनट का एक गूगल टूर आपको दिखा देता हूँ। एक छोटा सा वीडियो का क्लिप है। मतलब भाई गूगल के जो ऑफिस है वहां पर आप अपने बच्चों को लेके आओ, वहां पर बच्चों को खेलने के लिए डाल दो, वहीं आपकी कार भी वॉश हो जाएगी, वहां कपड़े भी वॉश हो जाते हैं, खाने पीने का कोई टेंशन नहीं है, खाने की बहुत अच्छी फैसिलिटीज आपको वहां पर ही मिल जाती है, सोने के लिए जगह है, मसाज चेयर्स हर जगह लगी हुई हैं, और ऊपर से फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर पे अगर आना है तो वहां पर लगी हुई है आपके लिए स्लाइड्स लगी हुई कि आप उसमें फिसल के नीचे आ जाओ। बहुत अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट, वर्किंग कल्चर बना रखा है। सैलरी बहुत कॉम्पिटिटिव है, स्पेशल बेनिफिट्स बहुत मिलते हैं, पीयर रिकॉग्निशन भरपूर मिलता है, सारी चीजें जो कही गई हैं वो यहाँ पर मिलती हैं। तो बोलूंगा कम और आपको दिखाऊंगा ज्यादा। देखिए अभी यहाँ पर
तो बच्चों आई होप आपको गूगल का टूर मजेदार लगा होगा और आपकी भी एक ड्रीम कंपनी तो बन गई होगी गूगल, नहीं बनी तो बना लो, इट्स अ वेरी गुड कंपनी। एंड गूगल जैसी और भी काफी कंपनीज है जो काफी पॉपुलर है, जिनका वर्किंग एनवायरनमेंट, कल्चर, सारी चीजें बहुत लाजवाब है। तो बस आज के लिए इतना ही था। आज हमने पढ़े 3 ऑब्जेक्टिव, जो कि था हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव, हमारा इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव और हमारा था इंडिविजुअल या फिर ह्यूमन ऑब्जेक्टिव। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले लेक्चर में।